ओके, फटाक से सेकंड चैप्टर को कंप्लीट करते हैं, ठीक है? ज़्यादा कुछ नहीं है, सेल्फ रेफरेंस फटाक से करते हैं, न्यूमेरिकल भी आते हैं इससे, ठीक है? तो मात्रक, मापन तथा त्रुटि विश्लेषण चैप्टर का नाम है, ठीक है? सबसे पहला पॉइंट है मापन की आवश्यकता। देखो मापन की आवश्यकता क्यों पड़ी? अगर हम सीधा-सीधा कहें कि मापन की आवश्यकता क्यों पड़ी, ठीक है? तो वो अंतर अंतर के लिए पड़ी, यानी कि किन्हीं 2 चीज़ों के बीच बीच अंतर करने के लिए मापन की आवश्यकता पड़ी। अब सपोज़ देखो, मेरे को टेबल बनाना है, ठीक है? मैंने इसको 30 सेंटीमीटर की लंबाई रखी है, इसकी चौड़ाई 15 सेंटीमीटर रखी है, ठीक है? तो इसको मापना ज़रूरी है टेबल बनाने के लिए, ठीक है? और यहीं पर अगर कोई हमें एक छोटा टेबल रख दूँ, तो यह इससे कितना लंबा है, कितना बड़ा है, ठीक है? अंतर करने के लिए, माना यह है 10 सेंटीमीटर, ये है आपका 16 सेंटीमीटर, ठीक है? अब देखो आप, ये टेबल और इस टेबल की लंबाई और चौड़ाई में अंतर है, तो किन्हीं 2 चीज़ों के बीच अंतर करने के लिए मापन की आवश्यकता पड़ी, ठीक है? चीज़ों की मापने की ज़रूरत पड़ी, ठीक है? ये हो गया आपका पहला पॉइंट क्लियर, ठीक है? ऐसे नहीं पूछता मापन की आवश्यकता क्यों पड़ी, ठीक है? क्या पूछता है वो मेन पॉइंट यहाँ से स्टार्ट होता है, ठीक है? देखो सबसे पहले आता है किसी भी जो देखो भौतिक राशि क्या है, सबसे पहले ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है? भौतिक राशि वैसे तो मैं अपने विभव विश्लेषण चैप्टर में बता चुका हूँ, लेकिन फिर भी चैप्टर में बता देता हूँ। भौतिक राशि वे राशियाँ जिनका जिनका प्रत्यक्ष प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष प्रत्यक्ष रूप से मापन संभव हो, ठीक है? संभव हो। मतलब कि देखो, वे राशियाँ जिनका प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से मापन संभव हो, ठीक है? प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से मैं बता देता हूँ प्रत्यक्ष का मतलब क्या है। प्रत्यक्ष का मतलब होता है डायरेक्टली मेजरमेंट बाय बाय मैथमेटिकल इंस्ट्रूमेंट, ओके? यानी कि जब हम डायरेक्ट क्या करते हैं, कोई भी मैथमेटिकल इंस्ट्रूमेंट जैसे प्रकार है, ठीक है? स्केल है, ठीक है? अब वह चांदा है, ठीक है? तो डायरेक्ट आपने जो है कि उठाया और यहाँ पर जैसे मुझे बोर्ड नापना है, ठीक है? तो हमने क्या किया, एक स्केल उठाया, ठीक है? और स्केल को यहाँ से यहाँ तक रखा, ठीक है? और तो हमने इसकी लंबाई नाप दी, हमको पता चल गया, डायरेक्ट हमने नाप दिया मैथमेटिकल इंस्ट्रूमेंट से, हमको पता है इसकी लंबाई क्या है, 15 सेंटीमीटर, ठीक है? और अप्रत्यक्ष मतलब होता है जो कि डायरेक्टली मेजरमेंट नहीं कर पाए हम मैथमेटिकल इंस्ट्रूमेंट से, जो मेजरमेंट करते हैं हम किससे, फिजिकल मैथमेटिक्स और लॉ, यानी कि हम कुछ नियमों और फिजिकल जो मैथमेटिक्स है, ठीक है, उसके थ्रू हम क्या करते हैं, मेजरमेंट करते हैं। जैसे अगर मैं पहले ही बता चुका हूँ, पृथ्वी से चांद तक की दूरी क्या हुआ होगा, कोई यहाँ से इंच टेप लेकर चांद पे गया होगा, डायरेक्टली नाप दिया, नहीं ऐसा नहीं होगा ना। फिजिकल मैथमेटिक्स ला के कैलकुलेशन करके मेजरमेंट किया है, ठीक है? तो जो बैठे बैठे कॉपी पेन लेके कैलकुलेशन होती है, ठीक है, और फिजिक्स के लॉ ला के कैलकुलेशन होती है, उसको हम कहते हैं अप्रत्यक्ष मापन। तो मापन दोनों प्रकार से संभव है, ठीक है? लेकिन हम कहते हैं भौतिक राशि क्या है, ठीक है? देखो भौतिक राशि वे राशि जिनका प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से मापन संभव हो, यानी साफ सीधी बात, वे राशि जिनको हम माप सकते हैं। भौतिक राशि क्या है, लंबाई है, दूरी है, ठीक है? सपोज यहाँ पर कोई बोर्ड रखा है, ठीक है? इसकी यहाँ से यहाँ तक की लंबाई क्या है, यहाँ से यहाँ तक की लंबाई क्या है, हम इसकी लंबाई को नाप सकते हैं, यानी हम लंबाई को नाप सकते हैं, तो ये लंबाई क्या हो गई, भौतिक राशि है। हम चौड़ाई को नाप सकते हैं, तो चौड़ाई क्या है, एक प्रकार की भौतिक राशि है, ठीक है? हम वेग, चाल, त्वरण, ठीक है, हम इन सब को नाप सकते हैं, तो ये सब क्या है, भौतिक राशि है। यानी प्रकृति में जिन भी चीजों को हम नाप सकते हैं वो सब क्या है, भौतिक राशि है, ठीक है? एक एक परिभाषा आता है कि भौतिक राशि से आप क्या समझते हैं, एक नंबर में क्वेश्चन आता है, तो लिखना वे राशियां जिनका प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से मापन संभव हो, भौतिक राशि कहलाती है। जैसे दूरी, द्रव्यमान, वेग, लंबाई, त्वरण, चाल, ठीक है, आदि। एक एक क्वेश्चन तो आपका ये खत्म हो गया, ठीक है? ओके, मापन की आवश्यकता हटाओ। अब नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास क्या आता है, देखो, मात्रक और आंकिक मान, ठीक है? मात्रक और आंकिक मान, ठीक है? आंकिक मान, देखो भौतिक राशि के किसी भी भौतिक राशि के मापन के लिए इन दोनों की आवश्यकता होती है होती है। तो मात्रक और आंकिक मान क्या है, देखो, मात्रक मात्रक जैसे मीटर, ठीक है, किलोग्राम, ठीक है, सेकंड, और आंकिक मान जो उसके आगे नंबर होता है 10, 5, 8, ठीक है, कुछ भी, इन दोनों के हम सहारे ही क्या कर सकते हैं, भौतिक राशि का मापन कर सकते हैं। सपोज आप किसी दुकान में गए, ठीक है, आपने बोला 5 भिंडी दे दो, ठीक है, तो क्या आपको क्या वो 5 भिंडी देगा, बोलेगा गरीब आदमी साला कहाँ से आ गया पता नहीं, ठीक है, भिखारी कहीं का। लेकिन आप उसको बोलोगे 5 केजी, तो जैसे ही आपने किलोग्राम यानी क्या लगाया, आपने मात्रक लगाया, ठीक है, जैसे ही आपने मात्रक लगाया तो बोलेगा हाँ जी भैया जी लीजिए तमीज से, ठीक है। और ऐसे ही अगर आपने किसी को बोला कि मुझे यहाँ थराली से सपोज जाना है लोल्टी, ठीक है, लोल्टी जाना है सपोज फॉर एग्जांपल, मैं बोलूँगा मेरे को 6 6 दूरी जाना है, तो 6 क्या क्या 6 जाना है मुझे, 6 इतने दूर जाना है, ठीक है, 6 जाना है, तो ये गलत नहीं हो जाएगा, ओनली आंकिक मान। तब हम बोलेंगे 6 किलोमीटर, जैसे ही किलोमीटर लगाया तो क्या होगा, तब जो है कि मापन संभव होगा, ठीक है। इसीलिए भौतिक राशि के मापन के लिए कि आंकिक मान, ये जो 6 है ये आंकिक मान है, ठीक है, और ये किलोमीटर क्या है, किलोमीटर एक मात्रक है, ठीक है। और सिर्फ मात्रक से नहीं, हम बोलेंगे केजी मटर दे दो, तो कितने केजी मटर दें, आप फिर बोलोगे हमको केजी मटर दे दो, कितने केजी दे दो, आप बोलोगे 4 केजी दो, तो 4 यहाँ पर क्या है, आंकिक मान है, ठीक है। तो इन हमारे पास आंकिक मान यानी कि भौतिक राशि के मापन के लिए मात्रक की आवश्यकता भी होती है और आंकिक मान की भी आवश्यकता होती है। तो ये मैंने आपका एक सेकंड में कवर करवा दिया, ठीक है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास जो है कि ठीक है, एक संबंध आता है N1 U1 इज इक्वल टू N2 U2, ठीक है, या फिर हम लिख सकते हैं N1 U1 इज इक्वल टू N2 U2, ठीक है। ये संबंध को याद रख लो, बस ये लिख सकते हो आप लास्ट में जब आप भौतिक राशि के बारे में लिखोगे, ठीक है। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको छोड़ दो। नेक्स्ट जो हमारे पास इंपॉर्टेंट है वो है, हाँ, मूल राशि क्या है, मूल राशि, ठीक है, मूल राशि ये भी पूछता है कि मूल राशि क्या है। तो वे राशियाँ जो किसी अन्य से उत्पन्न उत्पन्न ना हो तथा तथा किसी अन्य अन्य राशि पर निर्भर निर्भर ना करती हो। यानी कि मूल राशि वे राशियाँ जो किसी अन्य से उत्पन्न हो, जो स्वयं से है, वही शिव वाली कहानी आदि अनंत, ठीक है, ना उनका आदि है ना उनका अंत है, वही है सबका, वही है मन का, ठीक है। तो ऐसे ही मूल राशि भी क्या है,
ये भी स्वयं से उत्पन्न है, इसको किसी ने बनाया नहीं है, पहले से थे, ठीक है। ये कितने इनकी संख्या, मूल राशियों की संख्या है वो है 7, ठीक है। क्या क्या है वो है आपका दूरी, द्रव्यमान, दूरी, द्रव्यमान, समय, ताप, ज्योति तीव्रता और विद्युत धारा। विद्युत धारा कितना, 1 2 3 4 5 6, पदार्थ की मात्रा, पदार्थ की मात्रा, मात्रा। ये क्या है, ये वो है मूल राशियां हैं। भौतिक राशियां तो सभी हैं, लेकिन ये क्या है, मूल राशियां हैं। अब देखो क्यों, क्योंकि देखो ये राशियां जो है ना स्वयं से उत्पन्न है, इसको किसी ने उत्पन्न नहीं किया, ठीक है। तथा ये किसी अन्य राशि पर निर्भर नहीं करती है। माने दूरी है तो दूरी किसी और राशि पर निर्भर करती है, नहीं करती है, ठीक है। द्रव्यमान है, किसी और राशि पर निर्भर करेगी, नहीं। आप द्रव्यमान को अगर व्यक्त करना चाहोगे, द्रव्यमान को अगर आप परिभाषित करना चाहोगे, तो किसी और राशि की जरूरत आपको पड़ेगी नहीं, ठीक है। आप द्रव्यमान को परिभाषा करने के लिए, मतलब उसको परिभाषित करने के लिए किसी और राशि की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, ठीक है। इनके मात्रा क्या क्या है, इनके मात्रा देखो, दूरी को नापते हम लोग किसमें, ऐसा यूनिट की बात चल रही है यहाँ पर, ठीक है। इंटरनेशनल सिस्टम में जो दूरी को नापते हैं हम लोग मीटर में, द्रव्यमान को किलोग्राम में, समय को सेकंड में, ताप को केल्विन में, ठीक है। ज्योति तीव्रता को नापते हैं हम लोग किसमें नापते हैं, ज्योति तीव्रता को कैंडेला में, ठीक है। विद्युत धारा को किसमें नापते हैं, विद्युत धारा को नापते हैं हम लोग एम्पियर में, एम्पियर में, ठीक है। क्योंकि एम्पियर नाम के साइंटिस्ट ने विद्युत धारा की खोज करी थी, इसलिए एम्पियर में नापते हैं, ठीक है। पदार्थ की मात्रा को किसमें नापते हैं हम लोग, मोल में नापते हैं, ठीक है। ये 7 मूल राशि याद होनी चाहिए, इसकी परिभाषा आनी चाहिए, 3 नंबर कंप्लीट, ठीक है। और इसके अलावा ये जो मैंने 7 ये लिखा है, इसकी रिफ्रेशन में डेफिनेशन भी है कि एक मीटर दूरी क्या है, 1 किलोग्राम द्रव्यमान क्या है, 1 सेकंड क्या है, 1 केल्विन क्या है, 1 कैंडेला क्या है, 1 एम्पियर क्या है, मोल क्या है, इन सबकी परिभाषा याद कर लेना, क्योंकि ये सवाल 5 नंबर के उसमें भी आता है, ठीक है। ओके कंप्लीट, हाँ ठीक है। अब यहाँ पर आता है हमारे पास दूसरा आता है व्युत्पन्न राशि। व्युत्पन्न राशि, व्युत्पन्न राशि क्या है, देखो वे राशियाँ जिन्हें जिन्हें व्यक्त करने के लिए, करने के लिए भौतिक राशियों की आवश्यकता, सॉरी भौतिक राशि क्या है, मूल राशियों की आवश्यकता हो, मूल राशियों की आवश्यकता हो, व्युत्पन्न राशि कहलाती है। देखो वे राशियां जिन्हें व्यक्त करने के लिए मूल राशियों की आवश्यकता हो, जैसे वेग, चाल, त्वरण, ठीक है। ये सब क्या है, ये सब क्या है, ये व्युत्पन्न राशियां, इनकी संख्या बहुत है, ये 200 250 300 भी हो सकती है, ठीक है। इनकी संख्या बहुत है, ये नहीं पूछता है, ठीक है। देखो जैसे कैसे डिपेंड करता है, देखो इनको व्यक्त करने के लिए हम अगर कहें कि चाल क्या है, चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय, ओके। अब चाल देखो, चाल को व्यक्त करने के लिए हमें दूरी की आवश्यकता पड़ी और समय की आवश्यकता पड़ी। अब यहाँ देखो मैडम, दूरी क्या है, मूल राशि है, समय क्या है, मूल राशि है। हमने डेफिनेशन क्या करा, वे राशियां जिन्हें व्यक्त करने के लिए मूल राशियों की आवश्यकता हो। तो चाल को व्यक्त करने के लिए हमें दूरी और समय की आवश्यकता पड़ रही है। इसका चाल बराबर दूरी बटे समय होता है ना, तो चाल को व्यक्त करने के लिए, इसको परिभाषित करने के लिए हमें दूरी और समय की आवश्यकता पड़ रही है। ऐसे ही अगर हम त्वरण को परिभाषित करें, त्वरण बराबर क्या होता है, वेग परिवर्तन की दर बटे समय। और वेग क्या होता है, वेग क्या होता है, वेग बराबर होता है विस्थापन बटे समय, विस्थापन बटे समय, ठीक है। अब देखो विस्थापन क्या एक प्रकार की लंबाई है, दूरी है, ठीक है। तो यहाँ भी देखो, यहाँ भी हमको वेग को डिफाइन करने के लिए दूरी और समय की आवश्यकता पड़ी, ठीक है। अरे यार, हाँ ठीक है, जैसे त्वरण। अब देखो त्वरण के लिए हमको देखो, एक तो विस्तार, वेग को परिभाषित करना था, वेग को परिभाषित करने के लिए लंबाई और समय, ठीक है। और लंबाई समय के बावजूद भी दोबारा हमको समय की आवश्यकता पड़ी, ठीक है, क्योंकि वेग परिवर्तन की दर, तो त्वरण इन पर डिपेंड करता है, मूल राशि पर डिपेंड करता है। तो ज्यादा टाइम को नहीं देंगे, बस व्युत्पन्न राशि की परिभाषा याद रखना, ठीक है। इनकी संख्या बहुत होती है, ठीक है। बस यहाँ पर भी आपका एक नंबर बन गया, ठीक है। अगले उस पर चलते हैं, देखो अगला क्या है हमारे पास पॉइंट, अगला है हमारे पास सिस्टम ऑफ यूनिट, ठीक है। मात्रकों की पद्धतियां, ठीक है, मात्रकों की पद्धतियां, मापन की पद्धतियां भी कहते हैं, या फिर मात्रकों की पद्धतियां, ठीक है, पद्धतियां। अब देखो अलग अलग मात्रा की पद्धतियां थी, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। सबसे पहले आया आपके पास सीजीएस, दूसरा आपके पास एफपीएस, सॉरी सीजीएस एफपीएस, सबसे पहले आया एफपीएस, दूसरा आया सीजीएस और तीसरा आया एमकेएस, ठीक है। और अभी जो लेटेस्ट चला है एसआई, ठीक है। देखो मात्रा की पद्धतियां, मात्रा की अलग अलग पद्धतियां हुई पूरे, देखो क्या हुआ, देखो अगर इंडिया का आदमी नापता है ऐसे, मात्रा की पद्धतियों की आवश्यकता बहुत जरूरी है। जैसे कि अगर जैसे इंडिया में अगर कोई टेबल बना रहा है, सपोज कोई टेबल बना रहा है, श्री मैडम देख रहे हो ना, ठीक है। इंग्लिश इंग्लिश कह रहा हूँ, जैसे इंडिया में कोई टेबल बना रहा है और वो हाथ अपने कह रहा है कि यहाँ तक की यहाँ लंबाई क्या है, 10 अंगुल है, यानी 10 उंगली के बराबर इसकी लंबाई, और यहाँ से यहाँ तक की इसकी लंबाई कितनी है, मान के चलो वो कहता है 30 अंगुल है, ठीक है, 30 अंगुल है। यहाँ इंडिया का जो कारीगर है वो कह रहा है इसकी लंबाई 10 अंगुल है और इसका जो चौड़ाई है 30 अंगुल है, ठीक है। अब चाइना का आदमी है, वो चाइना वाला सोच रहा है मैं भी टेबल बनाऊं, ठीक है। अब चाइना में होते हैं सारे बौने, ठीक है, ठिंगल ठिंगल आदमी करके साले, ठीक है। अब उस इंडिया के आदमी ने कहा कि हमने इसकी लंबाई और चौड़ाई इतनी रखी, लंबाई 10 अंगुल रखी और ये चौड़ाई 30 अंगुल रखी, ठीक है। तो चाइना के आदमी का जो उंगली है, जो उसका अंगुल है, वो है, गाली नहीं देना चाहता हूँ, छोड़ो, वो बहुत छोटे छोटे होते हैं, ठीक है। तो उसने अपने उंगली से नापा, ठीक है, और उसके उंगली से 10 अंगुल 30 अंगुल बहुत छोटा छोटा हो गया, बनाने जा रहा था टेबल, अब बन गया कुर्सी, क्या बन गया, कुर्सी, ठीक है। ले भैया, तो ये तो गलत हो जाएगा। तो इसीलिए पूरी दुनिया में चीजों को मापने के लिए एक सिस्टम का होना बहुत जरूरी है, एक सिस्टम का बहुत जरूरी है, वरना क्या हो जाएगा, सब लोग कंफ्यूज हो जाएंगे, ठीक है, कंफ्यूज हो जाएंगे। जैसे अगर हम लोग यहाँ पर, जैसे अगर हाँ, जैसे हम लोग बोले 1 केजी, ठीक है, 1 केजी हमको मटन दे दो, सपोज फॉर एग्जाम्पल 1 किलो मटन दे दो भाई, चल लगा। अब वहीं अगर हम वहां जाएं अमेरिका, ठीक है, वहां बोलेंगे हम लोग क्या, चूंकि 1 पाउंड इज इक्वल टू 400 ग्राम, ओके, सो 2.5 पाउंड, यानी कि हम उसको क्या बोलेंगे कि हमको 2.5 पाउंड क्या दे दो, क्या दे दो, क्या दे दो, मटन दे दो, ठीक है। तो पाउंड के हिसाब से देगा, ठीक है, अगर वहाँ पाउंड में नापते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर कंफ्यूज हो जाए, अब गरीब आदमी और अनपढ़ आदमी को क्या पता पाउंड क्या है, ये क्या है, ठीक है। तो इसलिए पूरी दुनिया में एक सिस्टम होना बहुत जरूरी है, ताकि अगर
अगर मैं इसका एक्चुअल बताऊँ ना ऐसा क्यों हुआ, तो देखो हम लोग यहाँ से विदेश जाते हैं पढ़ने के लिए, ठीक है। अब विदेश कौन-कौन, जैसे हम अब्रॉड जा रखे हैं, हम लोग अमेरिका ही जा रखे हैं, ठीक है। अमेरिका में चाइना का बच्चा पढ़ने आ रखा है, इंग्लैंड का बच्चा पढ़ने आ रखा है, रशिया का बच्चा पढ़ने आ रखा है, ठीक है। इंडिया का बच्चा पढ़ने आ रखा है, ठीक है। अभी तो सारे बच्चे पढ़ने आ रखे हैं। वहाँ की बुक में अगर जो है कि माना हमने किलोमीटर नहीं लिखा है, वहाँ पर कुछ और उससे नापी जा रही है, तो बहुत गलत हो जाएगा ना। इनको क्या समझ में आएगा, इनके बात अलग चल रहा है। इसलिए पूरे वर्ल्ड में एक सिस्टम होना बहुत जरूरी है मापन के लिए, ठीक है। इसलिए मात्रा की पद्धतियाँ आई, ठीक है। तो कौन-कौन सी पद्धतियाँ आई बताता हूँ, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सबसे पहले एफपीएस सिस्टम आया। एफ का मतलब होता है फुट, पी का मतलब होता है पाउंड, सेकंड मतलब सेकंड। यानी पहले जो है कि एफपीएस में दूरी को फुट में नापते थे, पाउंड को द्रव्यमान में नापते थे, पाउंड को, ठीक है। और इस सेकंड समय को नापते थे सेकंड में, ठीक है। सीजीएस में क्या हुआ, अब ये सेंटीमीटर हो गया, ठीक है। सेंटीमीटर। अब दूरी को किस में नापने लगे हम लोग, सेंटीमीटर में नापने लगे। और वजन को किस में नापने लगे, ग्राम में नापने लगे, ठीक है। जी मतलब ग्राम, ठीक है। एस मतलब सेकंड, ठीक है। एमकेएस में क्या हुआ, एमकेएस में एम मतलब मीटर। अब दूरी को किस में नापते हैं हम लोग, मीटर। के मतलब किलोग्राम, यानी कि अब वजन को किस में नापते हैं हम, द्रव्यमान को किलोग्राम। और यहाँ भी सेकंड, यानी कि समय को किस में नापते हैं, यहाँ भी सेकंड में, ठीक है। एसआई, एसआई यूनिट भी 7 है। कौन 7 है, यही 7 है। ये 7 जो मूल राशि है, उन्हीं की जो ये 7 ये मात्रक है, यही क्या है, एसआई मात्रक। एसआई मात्रक का मतलब होता है इंटरनेशनल सिस्टम, ठीक है। इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट, ठीक है। मेजरमेंट ऑफ यूनिट, ठीक है। समझ गए, हाँ ठीक है। तो एसआई कितने, 7 है, तो समझ में आ गया। और एमकेएस कहीं ना कहीं, ये भयंकर की एमकेएस कहीं ना कहीं हमारे एसआई सिस्टम से मैच करता है, ठीक है। क्योंकि इसमें मीटर भी है, किलोग्राम भी है, सेकंड भी है, ठीक है। तो ये तो बात हो गई फुट पाउंड सेकंड सीजीएस एमकेएस एसआई। अब ये क्यों बताया, क्योंकि कभी कभी क्या होता है, मीटर किलो ये एमकेएस को सीजीएस में बदलो, तो देखो हमको पता है 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर बराबर 100 सेंटीमीटर, ठीक है। अब सबको पता है कि क्या कहते हैं 1 केजी में कितने ग्राम, तो 1000 ग्राम, ठीक है। ऐसे हम चेंज कर सकते हैं। 1 सेकंड का तो बराबर 1 सेकंड ही होगा, ठीक है। तो कई बार ऐसे चेंज करने के लिए आता है। तो ये सिस्टम मापन की पद्धतियों की आवश्यकता क्यों पड़ी, और ये पद्धतियां हैं कौन-कौन सी पद्धतियां आई, पहले एफपीएस आया, फिर सीजीएस आया, फिर एमकेएस आया, फिर एसआई सिस्टम अभी लेटेस्ट चल रहा है, जिसमें 7 राशियां हैं, ठीक है। बात को खत्म करते हैं यहीं पर। अब चलते हैं, एसआई यूनिट हमने पढ़ दिया, ठीक है। अब देखो मेन हमारे पास अब अगला टॉपिक आता है, हाँ, जड़त्व द्रव्यमान तथा गुरुत्व द्रव्यमान में अंतर, ठीक है। ये 3 नंबर का क्वेश्चन है, जल्दी देखो। जड़त्वीय द्रव्यमान, और एक लाइन खींच लेता हूँ, गुरुत्वीय द्रव्यमान में अंतर, ठीक है। जड़त्व द्रव्यमान क्या है और गुरुत्व द्रव्यमान क्या है, एक महीना है नहीं देखा अभी तक, काम मांग के मैडम जी पता नहीं कहाँ भाग गई। देखो जड़त्व द्रव्यमान और गुरुत्व द्रव्यमान में क्या क्या अंतर है। देखो सबसे पहले जड़त्व द्रव्यमान क्या होता है, वह द्रव्यमान जो पिंड के द्रव्यमान, पिंड के जड़त्व के कारण कारण उसके उसके गति को प्रभावित करती है, जड़त्व द्रव्यमान कहता है। यानी वह द्रव्यमान जो पिंड के जड़त्व के कारण उसकी गति को प्रभावित करती है, जड़त्व द्रव्यमान कहता है, ठीक है। यहाँ लिखेंगे वह द्रव्यमान जो पिंड पे लगने वाला गुरुत्वीय गुरुत्वीय बल होता है। अब समझा, तो देखो जो जड़त्व द्रव्यमान है ना, वो किसी की F इक्वल टू एम है, ठीक है। F इक्वल टू एम है। देखो यहाँ पर जो जड़त्व द्रव्यमान है, वो जो जड़त्व द्रव्यमान है, वो जो उसका द्रव्यमान है m, वो उसके त्वरण, ये तो सूत्र है यार, इसको छोड़ो छोड़ो, सूत्र छोड़ो। वैसे F इक्वल टू एम लिख देना, ठीक है। इसको डिफाइन करता हूँ मैं ऐसे, नेक्स्ट बताता हूँ। ठीक है। F इज इक्वल टू एम ए। देखो वह द्रव्यमान जो पिंड के जड़त्व के कारण है, माना कि हमारे पास जो है कि कोई 100 केजी का 100 किलोग्राम का है, कोई इतना है, ठीक है। कोई 50 किलोग्राम का है। यहाँ पर बात चल रही है किसकी, यहाँ द्रव्यमान की बात चल रही है, 50 किलोग्राम का है, ठीक है। यहाँ पर इसका साइज छोटा है, साइज इसका बड़ा है, ठीक है। यहाँ पर बड़ी चीज की बात कर लिया, माना हमने जो है कि यहाँ पर 50 केजी का एक पत्थर रखा है, यहाँ पर 100 केजी का पत्थर रखा है, ठीक है। ये ज्यादा जड़त्व होगा या ये ज्यादा जड़त्व होगा, ऑब्वियसली जो ज्यादा भारी है वो ज्यादा जड़त्व होगा। तो उसका जो द्रव्यमान जो जड़त्व के कारण इसमें आया है, जड़त्व के कारण मतलब कि जड़त्व क्या होता है, अवस्था परिवर्तन का विरोध। यानी ये गति करना चाहती है लेकिन वो गति नहीं कर पाती है, क्योंकि वो विराम अवस्था में है, ठीक है। वो अपने अवस्था परिवर्तन का विरोध कर रही है। और अगर ये गति में है तो यह अपने जो है कि विराम अवस्था में आने का विरोध करेगी, वो गति में रहना चाहिए, इसको जड़त्व कहते हैं, ठीक है। और जड़त्व के जो इसका जड़त्व द्रव्यमान है उसको हम कहते हैं F इक्वल टू एम ए, ठीक है। वह द्रव्यमान जो उसकी गति को प्रभावित करता है जड़त्व के कारण, ठीक है। गति करते वक्त जो उसका द्रव्यमान होता है उसको हम जड़त्व द्रव्यमान कहते हैं। गुरुत्व द्रव्यमान क्या होता है, F इक्वल टू mg, ठीक है। यानी यह द्रव्यमान जो है कि पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण, जो पृथ्वी किसी चीज को नीचे को खींचती है, तो उसके कारण जो ये जो जी है ना, यहाँ पर त्वरण के कारण था, यहाँ पर गुरुत्वाकर्षण के कारण, ठीक है। यहाँ पर जो जी है, नीचे को क्या होता है, पृथ्वी अपना गुरुत्व बल लगाती है, तो नीचे को जो बल लगाती है उसको हम कहते हैं गुरुत्व द्रव्यमान, ठीक है। यह जो द्रव्यमान होता है गुरुत्व द्रव्यमान होता है। अक्सर हम लोग जो द्रव्यमान को नापते हैं वो इसी में नापते हैं, गुरुत्व द्रव्यमान में। यानी हम पर जो द्रव्यमान हम नापते हैं, देखो आपका भी तराजू है तो नीचे को ही तो रखा रहता है, उस पर कोई भी चीज रखते हैं, जैसे आलू रखते हैं, प्याज रखते हैं, तो उसका द्रव्यमान नीचे को लोड नीचे को पड़ता है, तब वो शो करता है कि इतने किलोग्राम है, इतने वो है, ठीक है। तो ये तो जड़त्व द्रव्यमान और गुरुत्व द्रव्यमान में अंतर था, ठीक है। बहुत बेसिक सा आंसर था, बात खत्म, यहीं पे करता हूँ इसको खत्म, ठीक है। इतना लिख दो, बात खत्म। आपने यही तो लिखना है क्योंकि ये सवाल पूछा जाता है आपका 1 नंबर में, जड़त्व द्रव्यमान और गुरुत्व द्रव्यमान के बीच अंतर, तो ये लिख देना, ये लिख देना। और F इक्वल टू एम F इक्वल टू mg, ठीक है, बात खत्म। और नेक्स्ट पॉइंट अब हमारे पास आता है यथार्थ तथा मापन के यंत्रों की परिशुद्धता। देखो यथार्थ का मतलब क्या होता है, यथार्थता, यथार्थता का मतलब क्या होता है, देखो किसी अ, मापित राशि, किसी मापित राशि का राशि का अपने अपने वास्तविक मान के कितने निकट निकट है, उसे यथार्थ कहते हैं। यथार्थता किसे बताती है, यथार्थता किसे बताती है,
यानी कोई जैसे किसी का वास्तविक मान माना कि जैसे किसी का वास्तविक मान है और आपने मापित मान, तो किसी का वास्तविक, जैसे हम इसका स्मॉल जी, इसका मान क्या है 10 मीटर प्रति सेकंड है, ठीक है। ये इसका क्या है वास्तविक मान है, ये इसका वास्तविक मान है, जो एक्चुअल वैल्यू है इसकी, ठीक है। अब आपने कैपिटल स्मॉल जी की जो वैल्यू है वो लैब में आप गए, आपने टेस्ट किया बहुत सारे, ठीक है, आपने एक्सपेरिमेंट किया और उससे नापा, ठीक है, तो आपका 9.8 आया, कभी 9.9 आया, ठीक है, कभी 9.81 आया, ठीक है, कभी 9.5 आया, ठीक है। तो आप यथार्थता का मतलब है जो मापित गई राशि है, ये जो मापित राशियां हैं, ये जो मापित मान है, ये मापित मान है, मापित राशि कह रहा हूँ, सॉरी यार, मापित मान किसी राशि के मापित मान का अपने वास्तविक मान के कितने निकट, उसे यथार्थ कहते हैं। यानी ये इसका जो मापित मान है 9.8, 9.9, 9.81, 9.5, ये आपने लैब में खुद से मापे, लेकिन जो जी का एक्चुअल वैल्यू साइंटिस्टों ने जो निकाला है 10 मीटर प्रति सेकंड है, तो वह कितने निकट है, देखो सबसे निकट 9.9 है, ठीक है, ये सबसे निकट है, देखो 10 के सबसे करीब है ना 9.9, और सबसे कम यथार्थ है 9.5, बहुत ही दूर है। तो जो अपने वास्तविक मान के निकट है उसको हम कहते हैं ये अधिक यथार्थ है। यानी ये वाली जो वैल्यू हमने निकाली है ये क्या है, अधिक यथार्थ है। नहीं समझ में आया यथार्थ का मतलब? अरे यथार्थ का मतलब है कोई भी जो मापित मान है, मापित मान, जो मापित मान है आपने जो मापा, ठीक है, लैब में, वह अपने वास्तविक मान के, वह अपने वास्तविक मान के कितने निकट है, कितने निकट है यानी कितने पास है, ठीक है। सपोज फॉर एग्जाम्पल, एक और एग्जाम्पल देता हूँ, जैसे अगर कोई राशि है, जैसे उसका वास्तविक मान माना हमने 10 मीटर प्रति सेकंड है, ठीक है, प्रति सेकंड है, और हमने मापा और हमारा 9.6 आ रहा है, 8.4 आ रहा है, 8.6 आ रहा है, ठीक है। तो देखो 9.6 अधिक यथार्थ है, क्यों? क्योंकि हमने कहा जो मापित मान है वो अपने वास्तविक मान के कितने निकट है, यही यथार्थता बताती है, ठीक है। तो यथार्थ ये है, सब यही राशि क्या है, यथार्थ है, ये जो मान आया है हमारा, क्योंकि ये 10 के बहुत ही करीब है, ठीक है। ये तो यथार्थ का मतलब कुछ नहीं है कि किसी राशि के मापित मान का अपने वास्तविक मान के कितने निकट है, ये यथार्थ है, ठीक है, वो यथार्थ कहलाता है। यानी यथार्थता बताती है कि कौन सी मापित गई राशि अपने वास्तविक मान के कितने निकट है, ठीक है। ये भी कंप्लीट हो गया। अब परिशुद्धता क्या बताती है, देखो परिशुद्धता, परिशुद्धता बताती है दोहराव को, दोहराव, यानी आपने बार बार मान लिया, ठीक है, 9.9, 9.8, 9.7, ठीक है, तो कितने बार उस जो है कि आप कितने बार आपने नापा, ठीक है, जैसे 4 बार, तो 4 बार अगर शुद्ध शुद्ध नापा जा रहा है तो इसको परिशुद्धता कहते हैं, ठीक है, बात खत्म। ये नहीं पूछता यथार्थता से आप क्या समझते हैं, ये पूछता है, ठीक है। चलो ये भी आपका कंप्लीट हो गया, ठीक है। किसी माप की यथार्थता वह मान है जो यह बताती है कि किसी राशि का मापित मान उसके वास्तविक मान से कितना निकटती है, ठीक है। तो ये भी लिख सकते हैं आप एक परिभाषा, जैसे रिफ्रेश में, किसी माप की यथार्थता, किसी माप की यथार्थता वह मान है जो बताती है कि, मैंने लिख रहा है बहुत टाइम हो जाएगा, किसी राशि का मापित मान उसके वास्तविक मान से कितना निकट है, जबकि परिशुद्धता यह बताती है कि वह राशि अथवा सीमा तक मापी गई है, कितने सीमा तक मापी गई है, यानी कितने बार, 4 बार नापी गई है, 6 बार नापी गई है, ठीक है, परिशुद्धता ये बताता है। बात खत्म करो, छोटे टॉपिक का, ठीक है। देखो त्रुटि, त्रुटि क्या होता है, देखो त्रुटि, मापन में त्रुटि क्या होती है, देखो हम लोग जानते हैं कि हम लोग जब भी किसी चीज को मापते हैं ना, तो हम कभी भी उसको एक्यूरेट नहीं नाप सकते हैं, उसमें कुछ ना कुछ त्रुटि हो जाएगी, ठीक है। अब उसका रीजन बहुत कुछ हो सकता है, ठीक है। आपने कभी कभी स्केल देखना, ठीक है, एक्चुअल हम एक्यूरेट किसी चीज को माप ही नहीं सकते, देखो स्केल है, और एक और कौन सा जो है कि स्केल है, चलो नटराज का स्केल मान लेते हैं, ठीक है, स्केल है। तो आप देखोगे ना इसकी लाइनिंग और मतलब इन दोनों को कभी साथ में एकदम टच करके रखना, आप देखोगे इसकी लाइनिंग और इसकी लाइनिंग थोड़ा सा आगे पीछे जरूर हुआ रहेगा, ठीक है। आप मैच करोगे तो ऊपर वाले के जैसे ये यहाँ है, इसका ये यहाँ है ना, लेकिन आप देखोगे हल्का सा आगे या पीछे जरूर हुआ रहेगा प्रिंटिंग में, ठीक है। तो कोई भी चीज एक्यूरेट नहीं है माप सकते आप, ठीक है, मापन में त्रुटि हो ही जाती है, ठीक है। तो मापन की अनिश्चितता को क्या कहते हैं, मापन के अनिश्चितता को त्रुटि कहते हैं, लो त्रुटि कहते हैं, हो गया। मापन की अनिश्चितता को त्रुटि कहते हैं, इसकी परिभाषा है, ठीक है, 1 नंबर कंप्लीट, ठीक है। ओके, अब देखो त्रुटि बहुत प्रकार की है, लेकिन मैं सिर्फ 2 ही त्रुटि बताऊंगा जो आती है, ठीक है। सबसे पहले आता है भिन्नात्मक त्रुटि, भिन्नात्मक त्रुटि क्या बोला मैंने, भिन्नात्मक त्रुटि, और दूसरा आता है हमारे पास प्रतिशत त्रुटि, प्रतिशत त्रुटि, ठीक है। अब देखो भिन्नात्मक त्रुटि क्या है, ठीक है, देखो किसी भौतिक राशि के जो मापे गए मान है ना उनके अनुपात को, यानी भिन्नात्मक त्रुटि को अगर मैं डिफाइन करूं, ठीक है, थोड़ा शॉर्ट परिभाषा देख ली क्या इसकी, हाँ पढ़ लिया क्या शायद, ये देखा यार, भिन्नात्मक, ओके, देखो भिन्नात्मक त्रुटि या सापेक्ष त्रुटि का मतलब होता है किसी माप में हुई त्रुटि का अनुपात उस वास्तविक या मान या सही मान से, ठीक है। यानी किसी माप में हुई त्रुटि का अनुपात, ठीक है। जैसे आपने सपोज कहाँ गया यार, हाँ, सपोज आपने नापा, ठीक है, तो आपने उसमें इतनी त्रुटि निकाली और उसका वास्तविक मान, जैसे आपने त्रुटि निकाली और उसका वास्तविक, किसी का वास्तविक मान 10 है और आपने त्रुटि निकाली, उसको जब नापा आपने त्रुटि निकाली कितना 5, ठीक है, तो इसमें भिन्नात्मक त्रुटि कितनी हो जाएगी, कितनी हो जाएगी, 5 एकम 5, 5 दूनी है 1/2, ठीक है, 1/2, इतनी इसमें क्या हो जाएगी, भिन्नात्मक त्रुटि हो जाएगी। भिन्नात्मक त्रुटि बटे क्या होता है, डेल्टा ए अपॉन ए, ये तो होता है भिन्नात्मक त्रुटि, यानी त्रुटि बटे वास्तविक मान, उसका वास्तविक मान जैसे 10 है और आप त्रुटि कितनी आई 3.1 आई, ठीक है, तो इसको डिवाइड करके काट दो, जितना आएगा वही क्या हो जाएगा, भिन्नात्मक त्रुटि हो जाएगा। भिन्नात्मक त्रुटि की परिभाषा क्या है कि भिन्नात्मक त्रुटि वह त्रुटि है मापी गई मान को जब हम लोग किसमें अनुपात के रूप में लिखते हैं तो उसको भिन्नात्मक त्रुटि कहते हैं। वैसे भिन्नात्मक त्रुटि बहुत रेयर आता है, ठीक है, सीधा सीधा जाओ प्रतिशत त्रुटि में, ठीक है, प्रतिशत त्रुटि को लिखना। वैसे प्रतिशत त्रुटि की आवश्यकता क्यों पड़ी, प्रतिशत त्रुटि की आवश्यकता क्यों पड़ी, ये कभी कभी पूछ देते हैं, ठीक है, वैसे बहुत रेयरली पूछा जाता है, बट मैं बता देता हूँ प्रतिशत त्रुटि की आवश्यकता क्यों पड़ी। देखो सपोज इनको कह रहा हूँ मैं, ठीक है, सपोज आप हैं और आपका भाई है, दोनों राधा रानी पैदा हो रहे हैं, आप देखो यहाँ पर, देखो सपोज फॉर एग्जांपल के लिए आपके आए 800 में से, 800 में से आपके नंबर आए जो कि एग्जाम में सपोज 600 नंबर आए, ठीक है, और ये अपने ब्रो के 1600 में से आए 780, ठीक है,
अब देखो सुनने में क्या लग रहा है, मम्मी पापा ने सुना यार तेरे 600 नंबर आए हैं, उसके 780 नंबर आए हैं, ठीक है, ऐसा लग रहा है कि उसने ज्यादा नंबर लाए हैं, आपने आप ऐसा लग रहा है कि आप उसके सामने कुछ नहीं हो, वो ज्यादा नंबर लेके आया, ठीक है। लेकिन अगर इसी को हम परसेंटेज में कन्वर्ट करें तो देखो आपने जो है कि 80% नंबर ला रखा है, ठीक है, उसने जो है कि कितना 50% से थोड़ा कम, ठीक है, 49% ला रखा है, ठीक है, सपोज इतना ला रखा है उसने। तो देखो कहाँ 80%, कहाँ 49%, देखो किसके नंबर ज्यादा थे, एक्चुअली में आपके नंबर ज्यादा थे, और किसके कम थे, तो इसके नंबर कम थे, ठीक है। बट जब हमने प्रतिशत त्रुटि में निकाला तो हमने को पता चल पाया, ठीक है। हमेशा त्रुटि को किसमें निकालते हैं, हमेशा त्रुटि को प्रतिशत में ही निकालते हैं, ठीक है, हमेशा त्रुटि को प्रतिशत में निकालते हैं, ये बात याद रखना। अब प्रतिशत त्रुटि में क्या है, यदि भिन्नात्मक त्रुटि को, यदि भिन्नात्मक त्रुटि को प्रतिशत में व्यक्त किया जाए, प्रतिशत में व्यक्त किया जाए तो उसे प्रतिशत त्रुटि कहते हैं, डॉट 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 डॉट। इसका फॉर्मूला है डेल्टा ए अपॉन ए इंटू 100, ठीक है। यानी डेल्टा ए क्या है, त्रुटि, यानी जो आपने त्रुटि निकाली है बटे वास्तविक मान, जो उसका वास्तविक मान है, ठीक है, और गुणा गया 100, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, इसका प्रतिशत त्रुटि हो जाएगा। सपोज 0.1 अपॉन 10 इंटू 100, ठीक है, इसको इससे गुणा कर दो, दो है तो ये चले जाएगा, ठीक है, एक जीरो से इधर, एक जीरो से इधर, 10/10 हो जाएगा, तो कितना हुआ, एक, ठीक है, 1% की त्रुटि इसमें आई, ठीक है। चलो ये भी समझ गए, ठीक है, खत्म करें इसको, और कुछ है इसमें। चलो लॉग भी बता देता हूँ, ठीक है, लॉग देखो, लॉग m बाई n क्या हो जाएगा, log m माइनस n, log m इंटू n इज इक्वल टू log m धन n, log m टू द पावर n इज इक्वल टू log m इंटू n, ठीक है। देखो जब त्रुटि में क्या है, जब कोई बटे के रूप में हो ना तो उसको हम माइनस के रूप में ले सकते हैं, जब कोई गुणे के रूप में उसको हम धन के रूप में ले सकते हैं, जबकि m की पावर n हो, जैसे n की पावर 2 है, ठीक है, तो n गुणा गया 2 हो जाएगा वो, ठीक है, n गुणा गया 2, ठीक है, घात आपस में क्या हो जाएगी, गुणा हो जाएगी या फिर जुड़ जाएंगे, ठीक है, ये बताना भी इंपॉर्टेंट था, ठीक है। अभी भिन्नात्मक त्रुटि में निकाल के दिखाऊंगा, चिंता मत करो, ठीक है। इसके बाद एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारे पास सार्थक अंक। सार्थक अंक कुछ नहीं, सीधा सीधा ये समझो, सीधा सीधा ये समझो, जैसे 0.0002, ठीक है। देखो ये हमारे पास गैर शून्य अंक है और इधर सारे शून्य अंक है, तो इधर सारे देखो लेफ्ट साइड सारे गैर शून्य अंक है, तो ये सब सार्थक अंक नहीं है, सिर्फ ये सार्थक अंक है, तो इसमें सार्थक अंक की संख्या 1 है, ठीक है। एक एग्जांपल यहाँ देखो 0.1002। अब देखो इसमें लेफ्ट साइड जीरो कितना, शून्य कितना, एक, और इधर इधर कितना शून्य है, बीच में है दो यहाँ पर, लेकिन शून्य से पहले क्या है, शून्य से पहले एक गैर अशून्य संख्या है एक, ठीक है, तो इसलिए जो उसके बीच वाले जो शून्य है वो भी क्या हो जाएंगे, सार्थक में अंक हो जाएंगे, इसलिए इसमें कितना सार्थक अंक है, 1 2 3 4, ये 4 सार्थक अंक हो गए, ठीक है। दूसरा 0.00142, 000 दशमलव से पहले वाले सारे ये क्या हो जाएंगे, दशमलव से पहले वाले सारे क्या हो जाएंगे, जितने भी शून्य संख्या है वो क्या हो जाएंगे, सार्थक अंक नहीं होंगे, जो ये है, ठीक है, यही सार्थक अंक होंगे, ठीक है। और अगर किसी ने ऐसे लिख दिया 0.21000, इसमें कितने सार्थक अंक है, चूंकि लेफ्ट साइड में तो 1 2 3 4 5, तो ये 5 सार्थक अंक इसमें, तो ये सार्थक अंक को ऐसे पहचानते हैं, कोई नियम नियम याद करने की जरूरत नहीं है, सार्थक अंक सिर्फ पूछता है कि इसमें कितना सार्थक अंक है। एक मैं जरा क्वेश्चन देख लेता हूँ, ठीक है, हाँ सार्थक अंक से रिलेटेड क्वेश्चन, सार्थक अंक रिलेटेड क्वेश्चंस, जल्दी दे जल्दी दे। अब देखो यहाँ पर पहला वाला देखो, पहले वाले में कितना सार्थक अंक है, तो 1 2 3 4, ठीक है, 4 सार्थक अंक है। दूसरे वाले में देखो, दूसरे वाले में कितना है, देखो यहाँ 0 0 0 0 पहले है, इन पॉइंट से पहले वाले जीरो तो है ही नहीं सार्थक अंक, लेकिन पॉइंट के बाद में जो जीरो है वो किसी गैर अशून्य अंक के अंदर नहीं है, जो पहले है, ठीक है, तो इसमें कितना सार्थक अंक है, 1 2 3, ठीक है। यहाँ देखो कितना है 2.300 इंटू 10⁻3, ठीक है, इसमें कितना है, इसमें कितना सार्थक अंक है, इसमें देखो 1 2 3 4, 4 सार्थक अंक है, 10 की घात 3 ये नहीं है क्योंकि ये इससे पीछे लगेगी, ठीक है। और देखो 1002, ये इसमें कितना सार्थक अंक है, 4, ठीक है। बस आपने शून्य का ध्यान रखना है कि शून्य, अगर शून्य, मैं मैडम एक चीज देखो, अगर जो शून्य है ना, तो शून्य है वो किसी गैर अशून्य संख्याओं के बीच में है तो वो भी गिनी जाएंगी, ठीक है, लेकिन अगर वो दशमलव से पहले है तो नहीं गिनी जाएंगी, अगर वो लेफ्ट साइड में है, ठीक है, इधर साइड में, तो भी नहीं गिनी जाएगी, ठीक है, अगर वो राइट साइड में तो गिनी जाएगी, ठीक है। ओके, समझ में आ गया, सार्थक अंक से रिलेटेड क्वेश्चन भी करके दिखा दिया, और ये भी हमारा हो गया कंप्लीट। कहाँ चले गए भाई, अबे यार, ठीक है, सार्थक अंक भी हो गया कंप्लीट, ठीक है। तो ये चैप्टर भी होता है हमारे पास फिनिश, ठीक है। अब इसका न्यूमेरिकल अभी देता हूँ, इसके बाद बनाता हूँ इसका एक और वीडियो, चैप्टर की बात करता हूँ, ये चैप्टर भी कंप्लीट।